अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स को सीखा था। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि मोमेंटम क्या है और डिफरेंट जो एमसीक्यूज़ आते हैं ग्राफ से रिलेटेड उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आज के लेक्चर का स्टार्ट मैं एक एमसीक्यू से कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक मैसम की बॉडी है और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है। बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रही है। स्ट्रेट लाइन मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है इन मीटर्स पर सेकेंड और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है इन सेकेंड्स, और बॉडी का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है। लेट्स से लाइक दिस। यहाँ पे लेट्स से वैल्यू है जी 20 मीटर्स पर सेकेंड और इसे मैंने कैलिब्रेट किया एज ए 0। ये वैल्यू है जी 5, ये वैल्यू है 15 और ये वैल्यू है 20। अब डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। मैं इनको नाम भी दे सकता हूँ। लेट्स से अगर इस पॉइंट को मैं नाम दूं तो इसे नाम दे देता हूँ O, A, B और ये पॉइंट C। स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले तो मुझे बताएं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। दूसरा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक्सेलरेशन बताना है O से A तक का। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक बात बताई थी कि जब कभी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो दो बातें याद रखिएगा। ग्राफ से रिलेटेड या तो वो हमसे बात करेगा स्लोप की या बात करेगा एरिया की। तो अगर फौरन से ये पता लगाना हो कि इस ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी तो वर्टिकल एक्सिस पे मौजूद फिजिकल क्वांटिटी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मौजूद फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, स्लोप आ जाएगी। और वर्टिकल एक्सिस पे मौजूद फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मौजूद फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मैंने सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकलता है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो इस ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया आ रहा है, अगर हम वो सारा कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब यहाँ पर बच्चों की अप्रोच ये होती है, जैसे देखें मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, और ये दरमियान में आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रही है। तो हो सकता है जी मेरे जैसा कोई स्टूडेंट हो, वो इस तरह से बात करना चाहता हो कि एरिया अंडर द ग्राफ लेने का मतलब ये है ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया। तो स्टूडेंट्स, आपको तीन डिफरेंट फार्मूला लगाने पड़ेंगे। यूं समझ लें, आपको 3 फार्मूला लगा के 3 दफ़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इतना टाइम नहीं होता जी एमडीकैट में हमारे पास। हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि हम एक सिंगल फार्मूला लगाएं और हमें ओवरऑल से एरिया पता चल जाए। आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम क्या है? वैसे चैप्टर नंबर 17 में आप लोगों ने जहाँ पे पढ़ा था ना, स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल, और वहाँ पे जब वो ये बात करता है कि this graph, the area method is quite general, it is applicable for linear and non-linear parts of the graph। तो वहाँ पे हम एक ट्रेपीजियम की बात भी करते हैं। तो आई होप सो शायद याद हो, अगर ना भी याद हो तो कोई मसले वाली बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेपीजियम क्या होती है। ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप है जिसमें 2 साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी लाजमी तौर पे, और दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, एक हाइट होगी। तो यहाँ पे मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा कि ये ट्रेपीजियम है? गौर से देखें, ये देखें जी, ये लेंथ जो आपको नज़र आ रही है ना, ये देखें, यहाँ से लेके मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लेंथ है। इसके पैरेलल एक और लेंथ है, वो ये वाली है। तो ये 2 लेंथ्स हो गई, पैरेलल लेंथ्स, और इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। या ये वाला ले ले या ये वाला ले ले। तो अब मैं क्या लिखूंगा, जरा देखिएगा। इसका फॉर्मूला मैं एक ही दफ़ा बताऊंगा। और भी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं जिन्हें मैं ट्रेपीजियम कह सकता हूँ।
सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से बात समझ आ जाए। ये भी एक ट्रेपीजियम है। जल्दी से बताएं कैसे ट्रेपीजियम है। मैंने कहा था ट्रेपीजियम की पहचान ये है कि इसमें दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये देखें, एक ये साइड आपको दिखाई दे रही है, एक ये वाली साइड आपको दिखाई दे रही है, और दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या हाइट है। सिमिलरली एक और शेप में यहां पे बना देता हूं, ये भी ट्रेपीजियम है। हमें कैसे पता चला कि ये शेप ट्रेपीजियम है? क्योंकि इसके अंदर भी दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। चेक कर लीजिए, यहां से लेके यहां तक आपको एक साइड दिखाई दे रही है और इसके पैरेलल ये एक पूरी साइड दिखाई दे रही है, और दोनों परपेंडिकुलर साइड्स के पैरेलल साइड्स के दरमियान एक वर्टिकल डिस्टेंस है। तो ये भी ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है। तो अब मैं लिखूंगा कि जो डिस्टेंस है इट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और अभी जो हमें नजर आ रहा है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट इज बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये देखें डिस्टेंस एज इट इज, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ, ये सिंबल है पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय, हाइट भी लिख सकते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय हाइट या मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो अब अगर मैं वैल्यूज को पुट करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आएगा डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज आ गया। ये देखें, ये O से लेके C तक टोटल जो साइड है उसकी लेंथ बताएं तो 20 है, और इस 20 लेंथ वाली साइड के जो पैरेलल साइड है वो A से B तक है। B पे वैल्यू 15, A पे वैल्यू 5, तो 15 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 10। तो ये क्या बन गया? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मल्टीप्लाई करना है दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस परपेंडिकुलर हाइट, जो कि कितनी है? 20 माइनस 0 यानी कि 20। अगर आप गौर से देखें तो 20 प्लस 10 30, ठीक है जी। 30 को 2 से डिवाइड करें 15 आएगा, 15 को ज़रा 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 300 मीटर्स आता है? जल्दी से बताएं। तो ये हमने कर लिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब हमें दूसरी बात क्या कही गई थी? हमें कहा गया था कि स्पीड निकालें। क्या? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी एवरेज स्पीड, ठीक है, ये होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लोगों ने एरिया मेथड से निकाला, अभी ऊपर कितना आया? 300, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है? 20 है। 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। 30 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपने डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर लिया, आपने एवरेज स्पीड को भी फाइंड आउट कर लिया, और तीसरी चीज मैंने अभी आपसे बोला कि आपने क्या करना है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो दो पैरेलल साइड्स पहले आइडेंटिफाई करो। मैंने अभी नाम भी लिया था, दोबारा देख लें। O से लेके ये वाला पॉइंट O से लेके C तक, ये टोटल जो लेंथ नजर आ रही है ये 20 है। OC पूरी लेंथ 20 है। इसके पैरेलल A से B तक लेनी है। अब A पे 5 है, B पे 15 है। 15 में से 5 माइनस करेंगे तो जो AB लेंथ है ये 10 आ जाएगी। तो इसलिए मैंने लिखा 20 प्लस 10। 20 लेंथ है O से C तक, 10 लेंथ है A से B तक। OC is parallel to AB. Got it? Okay, sir. अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं जी। क्या कह रहे हैं आप? सर जो साथ मल्टीप्लाई डिस्टेंस किया है वो AB को कर सकती है या O से ना, दो पैरेलल साइड्स के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जो हाइट है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेना है। ये आपके पास AB एक साइड है, इसके पैरेलल ये पूरी साइड OC है। इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, ये वाला, ये, या यहां से लेके यहां तक ये, इन दोनों की लेंथ सेम है।
20 माइनस 0, तो ये लेंथ 20 या ये वाली लेंथ 20 मैंने ले ली। क्लियर? अब मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। एक्सेलरेशन पे आ जाए जरा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, फाइनल पोजीशन आइडेंटिफाई करें। ओ से ए तक का एक्सेलरेशन पूछा है, ए फाइनल है, तो ए पे वेलोसिटी कितनी है 20 माइनस इनिशियली वेलोसिटी थी 0। ए पे टाइम कितना है 5 माइनस इनिशियली टाइम कितना था 0, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे फर्दर मैं आगे सॉल्व इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये वाला काम हमने प्रीवियस लेक्चर में वेलोसिटी डायग्राम ग्राफ में किया हुआ है। अब और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ये आपने मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताना है। मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप लोगों ने किस तरीके से अप्लाई करना है। उसके फॉर्मूला में बहुत से बच्चों को मसाइल होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको करवाया तो आप में से बहुत से बच्चे परेशान थे। ये देखें, जल्दी से जरा मुझे इसे सॉल्व करके दें। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप सॉल्व करेंगे। और ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है हमें, लाइक दिस। जीरो 3 और लेट से इसको मैं 6 मान लेता हूं, क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, रैंडम ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस चीज से परेशान नहीं होना कि सर ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है और वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है इन मीटर्स पर सेकंड, और ये वाला जो पॉइंट है लेट से ये है 3। चलिए अब मुझे बताइए, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। What is the distance traveled by the body? करें जरा जल्दी से सॉल्व करें इसे, उसके बाद एक और MCQ करते हैं हम। सर 13.5 आएगा। ओके, एक दो और सॉल्व कर लें फिर मैं बता देता हूं कैसे करना है। 13.5। ओके शाबाश। ओके चलें देखें इसे कैसे सॉल्व करना है। ये भी ट्रेपीजियम है। ओके दैट्स गुड, फाइन, वेरी गुड। अब ये भी एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में आपने सबसे पहले दो पैरेलल साइड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। एक साइड है यहां से लेके यहां तक, तो ये अगर आप टोटल साइड ऑब्जर्व करें तो इसकी लेंथ कितनी है 6, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पहली साइड की लेंथ 6 प्लस इस पूरी के पैरेलल सिर्फ यहां से लेके यहां तक वैल्यू है, तो 3 माइनस 0 क्या आ जाएगा 3। ये नीचे वाली टोटल लेंथ 6 और ऊपर वाली लेंथ कितनी है 3, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये भी कितना है 3। 6 प्लस 3 कितना होता है 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, 27 को 2 से डिवाइड करें तो 13.5 आता है। ओके जी। अब मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, दोनों का मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। बॉडी ए का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल पे है, और बॉडी बी का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल पे है। और मुझसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। मुझे बताएं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के किस फीचर से हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। हरी अप, वेरी गुड। और स्लोप होती है tan थीटा। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे एंगल थीटा गिवन है। लेकिन अब इसमें एक छोटी सी बात है, या तो दोनों ग्राफिकल लाइन के एंगल्स को एक्स एक्सिस से लें, टाइम एक्सिस से लें, या दोनों के एंगल्स वाई एक्सिस के साथ लें, तो इट इज बेटर टू टेक एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है जी, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेंगे तो फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan बनेगी। वाई एक्सिस के साथ एंगल लेंगे तो वो फिर रेसिप्रोकल ऑफ tan यानी कि कॉट बन जाएगी। तो मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ हमारे बच्चों को तो tan के डिफरेंट एंगल की वैल्यूज बड़ी मुश्किल से याद होती हैं, तो कॉट की कहाँ से याद होंगी। तो हमेशा जब कभी इस तरह का MCQ आए तो दोनों का एंगल आपने एक्स एक्सिस से लेना है। अगर बी का वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल है तो फिर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा 60 डिग्री का होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि ये टोटल एंगल 90 डिग्री होता है। अब देखो उसको लिखने का तरीका क्या है, मैं ऐसे लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ ए टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी
एक्सेलरेशन स्लोप से निकाला जाता है, स्लोप tan थीटा मैं लिखूंगा tan थीटा a डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा tan थीटा b। थीटा a कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा b कितना है 60 डिग्री। अब आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। वैल्यूज क्या आएंगी जी इसकी, tan 30 क्या होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। ऊपर वाला √3 नीचे वाले √3 से आके मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 1:3 आ जाएगा आपके पास। यहीं पे अगर मैं सपोज कर लूं कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और आपसे अब मैं पूछता कि मुझे बताएं व्हाट इज द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, तो अब आप इसे किस तरीके से सॉल्व करते, क्योंकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की भी स्लोप लेंगे। वो स्लोप इस तरीके से हम ले सकते हैं, गौर से देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू tan थीटा बी। मैंने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले ए टू बी पूछा, अब वेलोसिटी की वजह से बी टू ए कर दिया, जानबूझ के चेंज किया। तो एंगल बी कितना है, एंगल बी 60 है, तो अब ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा tan 60, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री। tan 60 क्या होता है, और ये √1/√3 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, वही स्क्वायर बन जाएगा, तो 3:1 विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर टू यू पीपल? आइए जरा आगे चलते हैं और एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आर यू रेडी? चलें जी, एमसीक्यू ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये एक टेबल है और टेबल की सरफेस पे एक बुक पड़ी हुई है। दिस इज ए टेबल, दिस इज ए टेबल, ठीक है, विच इज ऑन द ग्राउंड, और इस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है लाइक दिस, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो बुक है इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, बुक इज ऑन द रेस्ट इनिशियली, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है फर्स्ट किया सॉरी, ये है 10 न्यूटन, ठीक है जी, और इस बुक का एक कोई सर्टेन वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ओके, और इस बुक पे राइटवर्ड एक फोर्स लग रही है, सपोज कर ले मैं कहता हूँ जी वो 10 न्यूटन है, और लेफ्टवर्ड भी एक फोर्स एक्ट कर रही है और मैं कहता हूँ ये फोर्स है 4 न्यूटन, ठीक है जी। एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है, उसके ऊपर जितनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं मैंने डायग्राम में आपको दिखाया। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस बुक व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल? तो बड़ी सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैं एमसीक्यू आपको करवा रहा हूँ ये न्यूटन लॉ से रिलेटेड है। अगर मैं न्यूटन लॉ की बात करूंगा तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नेम्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इन्हीं सभी की बात करूंगा, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ से ये मैंने बात की है। देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, एक्सेलरेशन निकाला जाता है रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालें हम, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कोई बता सकता है कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस? एक चीज़ याद रखें, जितनी वेट की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है ना, उतना ही टेबल ने नॉर्मल रिएक्शन दिया है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये है कि उसने बताया तो नहीं है, लेकिन ये हमें पता चल गया कि वेट भी कितना है, 10 न्यूटन है। इसी बात से मैं मास भी डिटरमिन कर सकता हूँ, W = mg होता है, और वेट हमें कितना गिवन है 10। मुझे कैसे पता चला वेट 10 है? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वेट के ऑपोजिट है, जितना वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था उसके ऑपोजिट उतना ही टेबल ने नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को दिया। ऊपर की तरफ 10 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड वेट, तो यहाँ पे भी 10 आ गया। मास एज इट इज रहेगा, जी की जगह भी 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो मास क्या आ गया बच्चों?
1 kg। प्लीज अपना माइक जरा ऑफ रखें, प्लीज प्लीज प्लीज। चलें, अब ये नॉर्मल रिएक्शन और वेट तो बैलेंस हो गए। अब कितनी फोर्सेस रह गई? 2 फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आपको पता ना, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिटली एक्ट कर रही हैं, तो ये बजाय ऐड होने के क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। तो जब ये सब्ट्रैक्ट होंगी तो 10 में से 4 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, 10 - 4, और डिनोमिनेटर में मास कितना आ जाएगा? 1। तो क्या ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा? ये छोटी छोटी बातें दिल पे ना लिया करें, हम सब पाकिस्तान में रहते हैं, समटाइम्स ऊपर नीचे हो जाता है। आपका डेडिकेटेड इंटरनेट भी हो तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो थोड़ा सा सब्र के साथ हमारे साथ कोऑपरेट किया करें, ठीक है प्यारे बच्चों? क्लियर? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं ये एमसीक्यू डिस्कस कर रहा था क्योंकि एकदम ज़रा फ्लो हमारा टूटा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ना थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये मैंने बात की क्या है। मैंने टॉपिक का नाम नहीं लिखा क्योंकि अब दरमियान में कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो कि आपके ना सेल्फ रीडिंग वाले हैं, लेकिन मैं उनको ना एमसीक्यूज़ की मदद से डिस्कस करूँगा। हम इस तरह के एमसीक्यूज़ ढेर सारे डिस्कस करेंगे कि वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद रिकॉल हो जाएंगे। तो मैंने एक एमसीक्यू आपके सामने फ्लोट किया, और वो एमसीक्यू ये है कि मैंने कहा जी फर्स्ट करें, एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी और उस बुक पे लगने वाली ज़्यादा सारी नंबर ऑफ फोर्सेस की मैंने बात की। मैंने ये बात की जी, टेबल नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है वर्टिकली अपवर्ड ऑन द बुक, दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है जी। और बुक पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वेट के बराबर, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसकी मैंने मैग्नीट्यूड नहीं थी दी। फिर मैंने कहा जी राइटवर्ड एक फोर्स एक्ट कर रही है 10 न्यूटन। फिर मैंने कहा जी लेफ्टवर्ड एक फोर्स एक्ट कर रही है 4 न्यूटन। और लास्ट में मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस बॉडी। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है और ये जो वेट है, ये दोनों बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। एक ही बॉडी पर लगने वाली 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लाजमी तौर पे कैंसिल हो जाती हैं। ये कैंसिल हो गई क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन था, तो इसका मतलब ये है कि वेट भी वर्टिकली 10 न्यूटन है। तो मैंने इसी बात का फायदा उठाया, मैंने लिखा जी W=mg, वेट को 10 लिया, यहां से मास निकालना था, मास आ गया 1 kg। अब मैंने रिजल्टेंट फोर्स की बात की, तो राइटवर्ड फोर्स लग रही थी 10, लेफ्टवर्ड लग रही थी 4 न्यूटन। तो वहां से मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि ये दोनों फोर्सेस क्योंकि ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये बजाय ऐड होने के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इनका रिजल्टेंट आया 10 - 4 डिवाइडेड बाय मास, दैट इज 1। एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं जरा बिल्कुल सिंपल सी बात करूंगा, पिन पॉइंट, तो देखते हैं कि आप इस बात का आंसर करते हैं कि नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स, एग्री? फर्स्ट लॉ क्या करता है? ये फोर्स को डिफाइन करता है, डिफाइन फोर्स। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा बस इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी आपने अपनी बुक से इसको पढ़ना है। A body is at rest or moving with uniform velocity will continue to do so unless acted upon by some unbalanced external force। इसका मतलब ये है कि एक बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करेगी, कब तक? जब तक के बाहर से कोई फोर्स स्टेट ना बदल दे। एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, कब तक? जब तक बाहर से कोई एजेंसी ना आए, दैट इज फोर्स, जो कि स्टेट बदल दे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली हमें क्या बताता है? Define force. It defines the force. और second law gives the measurement of the force. Yes or no? Yes, sir. Second law gives the measurement of force. तो मैं कह सकता हूं या यूं लिख लेते हैं कि second law measures force. Third law क्या बताता है? Third law ये बताता है कि जो forces है ना, वो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। थर्ड लॉ क्या बताता है? कि फोर्सेस जो हैं ये पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि हर एक्शन का एक क्या होता है? रिएक्शन होता है। कई बच्चे अक्सर ये मुझसे पूछते हैं सर ये एक्शन क्या है? ओ भाई, फोर्स का नाम है एक्शन, ठीक है? कुछ चीज़ें वर्बली बता रहा हूँ, इसे गौर से सुनिए, इसे मैं लिख नहीं रहा। अगर आप पास्ट पेपर्स को देखें और ख़ास तौर पे नम्स के पास्ट पेपर्स को देखें, ये प्रीवियस 1, 2, 3 सालों में, तो ये क्वेश्चन आया है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं। एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पर नहीं लगते।
दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये बड़ी अहम बात है, एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पे नहीं लगते, ये दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे होते हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। अब मेरा आपसे सवाल है, मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन आपको करवाया था, ये 10 न्यूटन अपवर्ड और ये 10 न्यूटन डाउनवर्ड, व्हाट यू विल से अबाउट दिस? इज इट एक्शन रिएक्शन? हाँ, फोर्सेस का हर पेयर एक्शन रिएक्शन नहीं होता, ये सीखने वाली बात है। मैं आपको बताता हूं ये क्यों एक्शन रिएक्शन नहीं है। बुक पर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसने लगाई? अर्थ ने। किस पर? बुक पर। टेबल ने अपवर्ड फोर्स लगाई, किस पर? बुक पर। तो दोनों फोर्सेस किस पर लग रही हैं? बुक पे। इसी वजह से तो कैंसिल हुई हैं। खबरदार इसको आपने एक्शन रिएक्शन बोला। हाँ, आप लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा है, वहां पे एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाता है, दूसरा पहले पे फोर्स लगाता है, दोनों फोर्सेस डिफरेंट चार्जेस पे लग रही हैं, इस वजह से चार्जेस फोर्सेस की वजह से मूव भी करते हैं और वो फोर्सेस कैंसिल भी नहीं होती। गॉट इट? भाई जो मर्जी ले लो, एक को पॉजिटिव कहोगे दूसरे को नेगेटिव ले लो, उसको नेगेटिव कहोगे इसको पॉजिटिव ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन हमारी बनाई हुई चीज है, हम जैसे मर्जी अपनी आसानी के लिए इसे अज्यूम कर सकते हैं। इट इज नॉट रूल, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशन एंड रूल। इट इज ए कन्वेंशन। मुझे पता चल गया आप कहां से बात कर रहे हो। आपकी बुक में छोटा सा टॉपिक है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, तो जब हाँ मैं पहुंच गया हूं ना, मानते हो ना फिर कि मुझे हर दुखती रग का पता है। पुत्र बात सुनो, चलो अब आपकी वजह से ये सारे बच्चे सुन लेते हैं। मैं एक चीज बताता हूं, होना ये चाहिए था, आपके टेक्स्ट बुक वाले को ये करना चाहिए था कि पहले वाटर जाके वॉल पे टकराया उसे एक्शन कहता और उसको पॉजिटिव ले लेता, फिर रिएक्शन के तौर पे जो वॉल ने वाटर पे फोर्स एक्सर्ट किया उसे रिएक्शन कहता, नेगेटिव ले लेता। लेकिन अगर मैं इसका कन्वर्स भी ले लूं ना पुत्र, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। साइन कन्वेंशन से क्या फर्क पड़ेगा? तो ये तो हमारी बनाई हुई चीज है, हम इसे जैसे मर्जी अपनी आसानी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। इट्स फाइन। वापस आते हैं। अब एक और चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस करनी है। अक्सर आप लोगों ने ना इस तरह के एमसीक्यूज देखे होंगे डायरेक्शन वाले, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अ बॉडी इज मूविंग ड्यू ईस्ट। एक बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, अ बॉडी इज मूविंग ड्यू ईस्ट, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? A body is moving due east, what will be the direction of frictional force? वेरी गुड। याद रखिएगा, हम फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं, तो एक्चुअली फ्रिक्शन हमें आगे की तरफ धकेलती है। ये मैं बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ, वरना अच्छी बुक्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को ना वो वेक्टर की रेजोल्यूशन से और पूरा बना के उसमें फिर वो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन भी आता है, वो सारी चीज़ें आती हैं। स्लैंटेड फुट समझते हो? व्हाट इज मेंट बाय स्लैंटेड फुट? मैं चल रहा हूँ ना, तो मैं जब चलता हूँ तो अपने दाएं पैर के पंजे इस तरह से हो जाते हैं ना, आगे वाली उंगलियां, तो वो पीछे वाली एड़ी उठ जाती है, तो वो आगे वाली जो उंगली है ना वो फोर्स लगा रही होती हैं। तो उस पोजीशन में जब फुट होता है ना, उसको स्लैंटेड फुट कहते हैं। मुझे ना कल रिमाइंडर दीजिएगा, हाँ जी कल रिमाइंडर दीजिएगा, मैं आपको ना एक डायग्राम सेंड करूंगा इससे रिलेटेड, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने इतनी डिटेल में नहीं जाना, मैं जस्ट आपको सिंपल सी बात बताऊंगा कि जब एक बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा होता है ना, तो अपने पैर की तरफ से यूं नीचे को इंक्लाइंड, यूं नीचे को फोर्स लगाता है, उसका हमें रिएक्शन मिलता है। तो बेसिकली फ्रिक्शन हमें आगे की तरफ धकेल रही है। सादा लफ्ज़ों में याद रखने वाली बात यह है कि बच्चा पता क्या समझता है, वो उसको ज़रा उल्टा समझ लेता है। वो कहता है लो जी बॉडी ईस्ट जा रही है तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करती है, तो ये वेस्ट की तरफ होगी। दिस इज़ रॉन्ग। हम फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं, हम फ्रिक्शन की वजह से भागते हैं। तो जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होती है उसी डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं। इफ अ बॉडी इज मूविंग ड्यू ईस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो एक्टिंग ड्यू ईस्ट। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों के नाम लिए हैं। रनिंग इज पॉसिबल ऑन द अकाउंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। स्विमिंग, और लिखवाओ, और क्या हो सकता है? नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग, ठीक है, एंड अप टू सॉन। जी जी,
क्या आपकी आवाज कट गई? रॉकेट प्रपल्जन याद है? Right. Yes, sir. चलें अब आगे चलते हैं। एक एमसीक्यू का आपने मुझे आंसर करना है और जल्दी से करना है, और वो एमसीक्यू ये है, आपने मुझे बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा। फ्लैट फोर्स सर। वेरी गुड। Flat. लेकिन फॉर ए बॉडी दैट इज फॉलिंग फ्रीली, बड़ा इजी कर दिया मैंने। What will be the rate of change of momentum of a freely falling object? ऑप्शंस भी देता हूं। अल्फा इज इक्वल टू वेट, देख लें सारे ऑप्शन देख लें, क्या पता थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाए। बीटा लेस देन वेट, चार्ली ग्रेटर देन एम जी यानी ग्रेटर देन वेट, और डेल्टा में मैं लिख देता हूं जी 0। Alpha. जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है ना पुत्र, उसके ऊपर लगती है एक फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है फोर्स। बताओ, जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही होती है लाजमी तौर पर। मैं बताता हूं क्यों लग रही है। जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, क्या उसके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है? बोलो यस और नो। तो एक्सेलरेशन तो हमेशा कोई फोर्स पैदा करती है भाई। तो इफ देयर इज एक्सेलरेशन देयर इज सम फोर्स, और जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और वो वेट के बराबर होती है। तो इसी वजह से इसका आंसर हम क्या देंगे? अल्फा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 पंजाब की टेक्स्ट बुक से कभी पढ़ा है फ्लूइड डायनामिक्स? Yes, sir. वेरी गुड। जब एक ड्रॉपलेट एयर में से होके गुजरता है तो अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आता है कि ड्रॉपलेट पे लगने वाली वेट की फोर्स और ड्रैग फोर्स बैलेंस हो जाती हैं। फिर फिर क्या करता है? चलो शाबाश। अब इधर नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। फर्ज किया ये वाटर ड्रॉपलेट है, सफेरिकल इन शेप। इनिशियली जब ये गिरना शुरू करेगा ना एयर में से, तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स 0 होगी या बहुत कम होगी, सारी की सारी फोर्स वेट की फोर्स होगी। जैसे जैसे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये नीचे गिरेगा, स्पीड अप होगा, इसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी वो बढ़ती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि इस ड्रॉपलेट पे लगने वाली ड्रैग फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? वेट के बराबर हो जाएगी। उस वक्त नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन ड्रॉपलेट नीचे गिरेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। उस वेलोसिटी का नाम टर्मिनल वेलोसिटी है। मेरा आपसे सवाल है, आपने फर्स्ट ईयर में एफएससी में भी ये पूछा होगा कि जब ड्रॉपलेट पे लगने वाली दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और कैंसिल हो जाती हैं, तो ये ड्रॉपलेट रुक क्यों नहीं जाता? सस्पेंड क्यों नहीं हो जाता? वजह? अच्छा, क्या मतलब है इस बात का? डायलॉग याद कर लिया है, मतलब समझाओ मुझे। जब टॉपिक नीचे होता है तो उसका इनर्शिया था, लेकिन जब हमने उसको फोर्स इक्वल ऑपोजिट करते हैं फोर्स कैंसिल होती है, इनर्शिया था। मैं बोलूं? मैं बताऊं? चलो शाबाश। सारे बच्चे अब जरा बड़े ध्यान से सुना, बड़े काम की बात बताने लगा हूं। पंजाब की टेक्स्ट बुक के अंदर तो वो इनर्शिया को सिंपली ये कह के निकल जाता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टेंडिंग टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज ऑब्जेक्ट्स इनर्शिया। इनर्शिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मास, ब्ला 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 ब्ला। खत्म। सुनना, अपनी स्टेट को मेंटेन करने का नाम इनर्शिया है। मुझे एक बात बताओ, जब ड्रॉपलेट एयर में से होके गुजर रहा था, अभी उसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन नहीं की थी, अभी ड्रैग फोर्स और वेट बराबर नहीं हुई थी,
तब उसकी स्टेट क्या थी? मोशन। एग्री? तब उसकी स्टेट क्या थी? मोशन थी ना? तो उसने अपनी स्टेट को ही मेंटेन करना है भाई। इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। एक बॉडी मोशन में है तो उसने अपनी स्टेट को मेंटेन करना है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। स्टूडियो की जो दीवारें हैं ये परमानेंटली रेस्ट में है, तो इनकी इनर्शिया क्या होगी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दो बातें समझ आई? इक्विलिब्रियम में आने से पहले भी, इक्विलिब्रियम में आने से पहले भी ये इन मोशन था, इक्विलिब्रियम में आने के बाद भी ये इन मोशन ही है, तो इसे इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। अब ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने इंपल्स को यहां पे रिलेट करना है, मोमेंटम का चेंज, ये जो ड्रॉपलेट अभी डाउनवर्ड मूव कर रहा था, अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह का होगा? आपने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ असाइनमेंट के तौर पे सर्च करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पैराट्रूपर, वो आपने सर्च करना है। नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं होता ना बेटा, मैंने कहा अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना, असाइनमेंट है, सर्च करना है, प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम, वो बाद में कीजिएगा इस लेक्चर के बाद। इधर आए, ये ड्रॉपलेट डाउनवर्ड फॉल कर रहा है तो शुरू में इसकी स्पीड ज्यादा थी, उसके बाद ये ड्रॉपलेट आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त पे जाके कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर लेता है और उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम टर्मिनल वेलोसिटी होता है। ठीक है जी? तो मुझे बताएं, जब ड्रॉपलेट टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है तो उस वक्त रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? 0। हाँ, 0 होगा, ये बात याद रखनी है। अब यहीं से मैं एक कॉन्सेप्ट निकालने लगा हूं इंपल्स का, जो अक्सर बच्चों को तंग करता है। देखिएगा जरा, इंपल्स। मैं इंपल्स को ना कोशिश करूंगा एक ही लाइन में लिखूं ताकि ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर हो जाएं। अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंगल लाइन में बताओ इंपल्स क्या है, क्या बताओगे? Rate of change of momentum. चलो, वो तो फोर्स होती है, मैं तो इंपल्स की बात कर रहा हूं। ना, ये मुझे स्कॉलर सीरीज के रट्टे नहीं सुनाने। व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टी, ये क्रैमिंग नहीं सुनानी मुझे। नाउ लिसन टू मी। हाँ बस ठीक है, मैंने सुन लिया, अब आप मेरी बात सुने बच्चे। हाँ ठीक है, आपने बताया, गुड। अब इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। इंपल्स को आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज इंपल्स, आपने सादा लफ्जों में कहना है मोमेंटम का चेंज। तो इसी वजह से अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं। इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम। इंपल्स बताता क्या है? मोमेंटम का चेंज। मोमेंटम का चेंज किस तरह से आता है? मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो मोमेंटम का चेंज क्या होगा? डेल्टा पी, ये होगा एम डेल्टा वी। और अगर इसे मैं फर्दर लिखूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? एम और डेल्टा वी की जगह मैं लिख सकता हूं वी एफ माइनस वी आई। क्या ख्याल है? मैंने एक लाइन के अंदर सारी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी और आपको यह समझाया कि अब डायरेक्शंस के कॉन्सेप्ट किस तरह से निकलेंगे। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक सिंगल लाइन में मैंने बताया इंपल्स क्या है? मोमेंटम का चेंज। इधर देखें, द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इंपल्स की वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की होगी। एग्री? और फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो मोमेंटम के चेंज की डायरेक्शन होगी, और मोमेंटम के चेंज की वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी के चेंज की होगी। तो कितनी चीजों ने आपस में इंटरलिंक किया? यार उमर, व्हाट हैपन्स? अच्छा, मैं ये बात कर रहा था जी, आवाज आ रही है जी? ये देखें, इंपल्स मैंने एक लाइन के अंदर जरा डायरेक्शंस को अलाइन करना है, सुन लीजिए। इंपल्स की वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की होगी, फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो मोमेंटम के चेंज की होगी, मोमेंटम के चेंज की वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी के चेंज की होगी, और वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन ही एक्चुअली हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। एग्री? आज
आपने इस कॉन्सेप्ट लिंकेज को इस तरह से याद रखना है। फोर्स का क्या काम है? एक्सेलरेशन को पैदा करना। जो फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज से पैदा होता है। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन। जो वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन वही मोमेंटम के चेंज की डायरेक्शन। और जो मोमेंटम के चेंज की डायरेक्शन वही इंपल्स की डायरेक्शन। मजा आया? अब सुनो, एक सेकंड, एक आखिरी बात पहले। ये जो ड्रॉपलेट ने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन की है, बताना जरा, इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 0 0। अल्लाह के बंदो, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने के बाद पूछ रहा हूं। टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने के बाद यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी का चेंज 0, मोमेंटम का चेंज 0, नेट फोर्स 0, इंपल्स 0। एग्री? अब आप बात करें। अब मैं जाता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन में, वैसे जानबूझ के लेके जा रहा हूं। चले बोले बोले, जल्दी से बोल लें, कोई बात नहीं। जब कार एक बेंड के अराउंड मूव करती है तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट कर रही होती है वो बच्चे आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना। कोई ना कोई फोर्स तो है ना जो उसे बेंड कर रही है सर्कुलर पाथ में। तो ये नेट फोर्स ही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक और दिया हुआ था, वो ये था कि कार मूविंग अप हिल एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, लेकिन इसलिए सर ये नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस होगा तो फोर्स भी नहीं होगा। हाय, ये यही वाली बात लग गई ना। ये कितनी अहम बात समझाइए, आपने खुद ही आंसर कर दिया है। अ कार इज एक्सेलरेटिंग अप ए हिल। अब कोई ना कोई फोर्स है, एक्सेलरेट कर रही है। अ कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कार। अच्छा, अब एक बात, ये मैंने सारी बात इंपल्स वाली क्यों बताई? इंपल्स क्या है? मोमेंटम का चेंज। बार बार कह रहा हूं, याद करें। इंपल्स, व्हाट इज इंपल्स? चेंज इन मोमेंटम। प्रोजेक्टाइल मोशन में इंपल्स है छोड़ दो, और छोड़ दो उसे, रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात कर लो। ये देखो, मैं आपको ड्रॉ करके देता हूं। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी लें, बहुत बारीकी में चले जाते हैं। इधर देखो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन है। हर पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो बस फिर बस रिजल्टेंट फिर भी चेंज हो रही है भाई। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कौन सी कोई रॉकेट साइंस है? ये देखो, ये रही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे बनती है, यहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी दो कंपोनेंट्स के साथ इस डायरेक्शन में बनती है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हुई, एक्सेलरेटेड मोशन है। इसलिए तो कहते हैं लिसन लिसन लिसन, इसलिए तो कहते हैं प्यारे बच्चों, डज ए मूविंग बॉडी हैव इंपल्स? तो इसका आंसर है मे और मे नॉट बी। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इंपल्स नहीं है। अगर बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इंपल्स है। इन सिंपल वर्ड्स, इफ देयर इज एक्सेलरेशन देयर इज इंपल्स, इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन देयर इज नो इंपल्स। सर, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के सेंटर में हमें बोला जाए कि इतनी हाइट कवर करने के बाद आप मोमेंटम का चेंज बताएं, तो हम कैसे कैलकुलेट करें? वो प्रोजेक्टाइल में बताऊंगा, चलो शाबाश, सर आगे वेट कर रहे हैं। बस एक फार्मूला बताइए, लग सकता है कि mg लग सकता है। नहीं, वेलोसिटी का चेंज निकालना है, m डेल्टा v लगना है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वेलोसिटी उसके कंपोनेंट लोगे, फिर जिस पॉइंट की बात करनी है वहां पे वेलोसिटी के कंपोनेंट लोगे, वेलोसिटी का चेंज निकालोगे, वेलोसिटी का चेंज निकाल के मैथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, मोमेंटम का चेंज आ जाएगा। अगर सर फ्री फॉल मोशन के अंदर आपकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही होती है, वो वेट के बराबर है। वो क्या लगाया है?